रिलेटेड हैं, ठीक है। और आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी नहीं पढ़ा है पूरा, तो थोड़ा सा चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी चीजें वैसी होंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, आपने अगर एटॉमिक में नहीं पढ़ा होगा तो। आपके एटॉमिक में क्या चल क्या रहा है अभी? बट क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर चल रहा है, ठीक है। तो आपने इसका मतलब आफबाउ प्रिंसिपल और ये सब नहीं पढ़ा, हंट्स रूल वगैरह ना? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो भी चीजें वहां नहीं पढ़ी हुई हैं उनकी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको यहाँ पर पढ़ा देंगे, बता देंगे, ट्रिक्स बता देंगे उनकी कि उनका यूज कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैं अभी चैप्टर की इंडेक्स बना रहा हूँ, आप पहले इंडेक्स कॉपी करेंगे फिर बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ चैप्टर की इनिशियल चीजें जो भी हैं वो आपकी 10th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर वेटेज भी बता दूंगा क्योंकि इन चीजों पे आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है आप लोग पहले देख लीजिए, मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर, क्या क्यों गाइज? हाँ सर। हाँ, तो फिर मतलब मैंने भी अभी स्टार्ट किया है इस पे, बहुत लेक्चर्स नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब इवन मुझे ही प्रॉब्लम आएगा, आपको क्या बोलूँ मैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, टेम्परेरी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं इस पे ही पढ़ाऊंगा आपको। यस सर, चलेगा। मैं बस सिर्फ अपने सीखने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पार्ट हमें इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बिल्कुल यूजलेस पार्ट है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है हमको। मेरे पढ़ते वक्त हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, मैंने आपसे पहले बोल करके रखा है कि आपको पीरियोडिक टेबल कैरी करना है, हमेशा साथ रखना है अपने। सर अगर हम नए नोटबुक में बना रहे तो उसमें भी स्टार्टिंग में 10 पेज हाँ हाँ रीड बेटा, करना पड़ेगा ना? बिल्कुल आपको पेज छोड़ने भी हैं जैसे मैंने आपको बोला था, और वो भी करना है। ओके सर। सर इसके लिए कहीं तक याद भी करने के एलिमेंट्स? नहीं, जहाँ पे लगेगा मुझको मैं आपको बोलूंगा, अभी तो कुछ नहीं है वैसा। ओके। बाकी याद करने वाला जो भी रहेगा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला टाइप का, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है।
देखिए हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल ये एकदम यूजलेस पार्ट है, आपको सिर्फ आइडिया के लिए पढ़ना है। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको बहुत थोड़ा सा पार्ट आपका इसका यूज होता है, लेकिन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जिसे हम SE से लिख रहे हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम ENC से लिखेंगे, इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है, राइट। इसे सीखने के बाद ही हम आगे कुछ समझ पाएंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसे हम प्राइमरी पार्ट बोलते हैं, ये डायरेक्टली रिलेट करता है बेसिक से, और लास्ट वाला सेकेंडरी पार्ट है जो कि रिलेट करता है प्राइमरी से। तो एक इस फर्स्ट को छोड़ करके बाकी सब पे थोड़ा थोड़ा चीजें रिलेट होंगी आगे चैप्टर्स में, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए। तो हाँ सर मोर कॉन्सेप्ट के कुछ कुछ पार्ट हमें जो यहाँ पे नहीं पढ़ाया है वो स्कूल में आ रहा है एग्जाम के लिए। क्या सॉरी क्या क्या कौन सा पार्ट ऐसा है जो नहीं पढ़ाया और आ रहा है? सर, एक मिनट में लिस्ट देके पढ़ता हूँ एक। सर इक्विवेलेंट वेट, हम्म कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, हम्म वेरिएबल इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हम्म determination of relative molecular mass, डिटर्मिनेशन of relative molecular mass, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। normality formality, हम्म law of equivalence and related calculations। अच्छा, आप कौन से स्कूल में है? नॉर्थ पॉइंट। अच्छा, एक बार ना ये आप जीवाई सर को भेज देना, ठीक है। मैसेज कर देना ये सब चीजें उनको रिटर्न में देख करके, फिर मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक। कॉपी हो गया ये? यस सर। ठीक है।
देखिए इसमें से बहुत सारी चीजें 10th तक में पढ़ी होंगी, राइट। Proud's hypothesis, Debornius triad, Newland's rule of octave, Lothar-Meyer's volume curve, Mendy's periodic table। ये ई तक का जो पार्ट है ये एटॉमिक मास पर बेस्ड है। इसके बाद मॉडर्न मेंडीज पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, मिक्स फॉर्म और पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये ई तक का पार्ट है ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है क्योंकि ये सारा कंसेप्ट ही रॉन्ग था, ठीक है ना। करिए कौन। हो गया कॉपी। यस सर। फर्स्ट हेडिंग डालिए प्राउड हाइपोथेसिस। कुछ आइडिया है, आपने 10th में पढ़ा है इसके बारे में? नो सर। नो क्या सर। क्या पढ़ा है बताइए। नहीं पढ़ा। है किसी को आइडिया?
देखिए प्राउड्स के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ था। दैट्स व्हाई ही सेड कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सिंपल मल्टीपल ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन और कैन से द n टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर n आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एनी होल नंबर। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो आप लिथियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, यानी कि लिथियम इज मेड अप ऑफ 7 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? नहीं। क्यों? बोलिए भाई। या फिर हम सोडियम ले लें, तो सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, इसका मतलब सोडियम इज मेड अप ऑफ 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात उनके टाइम पर नॉन एलिमेंट्स के लिए करेक्ट थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था ही जो ये रिजेक्ट हो गया। तो जो बेसिक इनका ड्रॉबैक बना वो ये कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके मास नंबर कभी भी होल नंबर थे ही नहीं। कोई एलिमेंट याद आ रहा है जिसका मास नंबर होल नंबर नहीं है? क्लोरीन। क्लोरीन। यस, क्लोरीन इज 35.5 और वही इसके रिजेक्शन का रीजन बन गया। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर। कर लीजिए। इसके बारे में कुछ आइडिया है? डोबोनियस ट्राइड क्यों गई? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना है। बेसिकली ट्राइड का मीनिंग होता है सेट ऑफ 3। और लॉ क्या था? The atomic weight of the middle element is the mean weight of the first and third. देखो, when elements are arranged in increasing order of their atomic weights, the atomic weight of middle element is equal to the mean weight of remaining 2 elements. क्या बेसिक लॉजिक है इसका?
तो मैं एक हाइपोथेटिकल ट्रायड पहले ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास x है, y है और z है। इसमें से मिडिल एलिमेंट हमारा y हो गया। तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ? एटॉमिक वेट ऑफ y इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस z बाय 2, ये बनेगा। अब इस चीज को जरा एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव कर लिया जाए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है हमको, एटॉमिक मास कितना होता है? 7, पोटेशियम का 39, 39। जरा चेक कर लेते हैं, 7 + 39/2 कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। और ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट। yes sir, ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने सेट ऑफ एलिमेंट दिए जहां पर ये लॉ वैलिड है, बट सब जगह पर वैलिड नहीं है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? हमको डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए होंगे, वेरीफाई करना होगा कि कहाँ पे ये लॉ लग रहा है और कहाँ पे नहीं लग रहा है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिए जरा इसको। करिए फटाफट से वेरीफाई। हुआ सॉल्व?
हाँ सर। बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना लिया हमने? 8 8। कैल्शियम का 40 8 प्लस 40/2 कितना आया? 24 सही है। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127 कितना आया? कितना आया ये? 81 पॉइंट 81 कैसे आ रहा है? 88.5 आएगा। सर मुझे भी 81 आया। 35.5 प्लस 127। सर 162.5 आता है वो, तो वो बाय 2 करेंगे तो 81.75 आएगा। हाँ, ये गड़बड़ आया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया था ये। कितना आया एग्जैक्टली? 81.75। 81। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कितना हो रहा है इसका? 88.5 88.5। तो अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ से आंसर आपका गलत आना शुरू हो गया है, क्योंकि स्ट्रोंशियम का जो होता है वो 88 होता है, 0.5 ज्यादा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर आइए, यहाँ कितना आ रहा है? कितना हो गया ये? 75.5। यहाँ पर आर्सेनिक का 75 होता है, ये 0.5 ज्यादा आ रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो 0.5 का डिफरेंस आना शुरू हो गया है। और बात हुई थी कि होल नंबर आना चाहिए, तो होल नंबर तो आ ही नहीं रहा है। तो जहां पर एग्जैक्ट लगा, ठीक है, वो सही, और जहां एग्जैक्ट नहीं आ रहा है वो सब गड़बड़। ड्रॉबैक्स में इनका एक और भी सबसे बड़ा जो नोटिस किया गया था कि कुछ नेचुरल ट्राइड्स थे। नेचुरल ट्राइड्स का मतलब उनको आज भी हम पीरियोडिक टेबल में ट्राइड ही बोलते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल। पता है कि नहीं पता आपको? RuRH PD OS IR PT, ये नेचुरल ट्राइड्स हैं जहां पर ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ये सब उनका ड्रॉबैक बन गया और वो थ्योरी डिस्कार्डेड। क्लियर है गाइस? यस सर। नेक्स्ट कौन सा लॉ होता है? तो जो 3 रेज अभी लिखे उसमें उसमें उसके लिए ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए फेल हुआ। ये बस 2-3 जगह ही एप्लीकेबल है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स तो नोन थे नहीं, तो वेरिफिकेशन तो हो नहीं पाया। तो बहुत लिमिटेड जगह पे काम करता है, इसीलिए ये सब चीजें रिजेक्ट हो गई बाद में। ओके सर। सर तो ट्राइज पे काम नहीं करता। क्या चीज?
ट्रायज में ये लॉ काम नहीं करता क्या? कहीं काम नहीं करता है, वो जितने एग्जाम्पल आपको लिखा है ना, बस वही 3 एग्जाम्पल है। और हम ट्राइड क्यों, सबसे पहले तो आप ये सोच के बताओ कि हमने पीरियोडिक टेबल क्या इसलिए बनाई थी कि हमको ट्राइड बनाना है? नो। पर्पस तो कोई सॉल्व ही नहीं हुआ ना हमारा ट्राइड बना करके। देखिए, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, if elements are arranged in increasing order of their atomic weights, every eighth element shows similarity with first element like musical notes। ठीक है, अब म्यूजिकल नोट्स के बारे में आइडिया है हमको? क्यों गाइस, हाँ कि ना? हाँ क्या सर। है, बोलिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद क्या आता है? सा। सा अगेन। तो यानी कि 7 तो ये हो गया, और जो 8th आएगा वो जस्ट कम हियर, तो रिपीटिशन हो जाएगा। और यही ऑब्जर्व किया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देखिए। तो जो एलिमेंट्स अभी यहाँ पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, आप बाद में ड्रॉ बना लीजिएगा, एक बार जरा देख लीजिए पहले आप। आपके पास पीरियोडिक टेबल है रेफर करने के लिए राइट नाउ? यस सर। हाँ, जिनके पास है वो जरा चेक करें, अगर आपको याद तो होगी नहीं अभी। देखिए, ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि नहीं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ? ऐसे ही अरेंजमेंट है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप। हाँ यस। फिर ये रिजेक्ट क्यों हो गए? एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, अरेंजमेंट तो मैच कर रहा है। सर वो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए काम नहीं होता। नहीं बेटा, आप देखिए, मैंने सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी के एलिमेंट्स तो लिखे ही नहीं मैंने। ट्रू फॉर ना, ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स, ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स, समझे? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पर ही वैलिड है। हैवी एलिमेंट्स के केस में ये वैलिड नहीं थी, इसलिए रिजेक्ट हो गई। और आप नोबल गैस की बात ही मत करो, वो तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस समय पे। तो जो चीज है ही नहीं आपके आसपास, आप उसके बारे में कैसे क्लेम कर सकते हो किसी को? समझे? करिए कॉपी। यस सर। सर नोबल गैसेस का एग्जिस्टेंस कब मिला था हमको? मेंडलीव के बाद, या मेंडलीव के टाइम पर भी आप बोल सकते हो।
हो गया कॉपी? Yes, sir. Great. लोथर-मेयर्स वॉल्यूम कर्व। आपको पता है कि ग्राफ जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस होते हैं। आइडिया है कि नहीं? क्यों गाइस? Yes, sir. मतलब हमारे पास जिन चीजों का डेटा होगा हम उन्हीं का तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। तो इसका मतलब जब हम एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट करने जा रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट्स होंगे। हाँ। तो अगर हमारे पास कोई चीज ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसकी उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होगी। देखिए अब मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत सही से तो ग्राफ नहीं बन पाता है, लेकिन आप थोड़ा समझ पाएं कि ये जिगजैग वे में ये ग्राफ इस तरीके से है। इस पोजीशन को हम पीक बोलते हैं, इस पोजीशन को हम असेंडिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग एंड दिस इज बॉटम। ये जो आपको ये दिख रहा है वाई एक्सिस, ये आपके एटॉमिक वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन है इस पे, और जो एक्स एक्सिस दिख रहा है इस पे एटॉमिक वेट का। अब जो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो देख लेते हैं हम। हमारे पास पीक है, हमारे पास असेंडिंग है, हमारे पास डिसेंडिंग है, और हमारे पास बॉटम है। यहाँ पे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऑनवर्ड्स है। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑनवर्ड्स है। यहाँ फ्लोरीन, ब्रोमीन ऑनवर्ड्स है। यहाँ आयन, कोबाल्ट, निकेल ऑनवर्ड्स है। यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमको जिसका वॉल्यूम ज्यादा है हमें पता है उसे हम ऊपर रखेंगे, जिसका वॉल्यूम कम है उसे हम नीचे रखेंगे। तो ये सब कुछ बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद भी ये रिजेक्ट हो गया। बताएंगे क्या रीजन होगा रिजेक्शन का? क्यों भाई, क्या रीजन होना चाहिए? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमने आपको तो एक रफ टाइप ग्राफ बना करके एक्सप्लेन कर दिया है, पर एक्चुअल ग्राफ जो है उसे समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये कंसेप्ट नहीं चल पाया।
Is it clear? Yes, sir. हमने ये कैसे करके इसको अलाइन कैसे मेकअप कैसे किया था वहाँ हम पे? बोल रहे हैं हमने क्या चीज कैसे किया था, मतलब आप पीक में अलाइनिंग किया आएगा, असेंडिंग में बेल्ट में। वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो टॉप पर, जिसका वॉल्यूम कम है वो नीचे। ये तो अलाइनमेंट है ना। ओके। तभी तो मैंने बोला कि ये तो बहुत ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ को स्टडी करना डिफिकल्ट है। अच्छा ओके। हो गया सबका कॉपी? 1 मिनट सर। यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है। किसी को पता है क्या था लॉ? Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights। पता है सबको कि नहीं पता ये लॉ के बारे में? यस सर पता। और क्या क्या बताया था इन्होंने?
फिर ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करा है वो एलिमेंट। हाँ, इन्होंने ही सबसे पहले फॉर्मेट स्टैब्लिश किया था। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन्होंने बनाई थी, जिसे क्या बोला था, पीरियड्स। और नंबर कितना था उनका, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स कितने थे, 18। सोच के बोलो। कितने थे, पहले तो इन्होंने रोमन में किया था, 1 to 7 थे। इसे ए और बी में डिवाइड किया था, प्लस 8 ग्रुप था, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड तो किया था पर कोई नाम नहीं दिया था, जिसे हमने अभी ट्राइड आपको लिखाए थे, ये था। समझे? यस सर। हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। इसके बाद आया मॉडर्न मेंडलीव्स लॉ। क्या चेंजेस थे मॉडर्न में? एटॉमिक वेट के बदले एटॉमिक नंबर हो गया। फिजिकल एंड ऑफ द एटॉमिक नंबर, ये हमारा मॉडर्न लॉ था। अभी हमने पीरियड्स को कितना रखा, 7। ग्रुप्स को कितना कर दिया, बोलिए कितने ग्रुप्स थे? 1 to 7 हाँ जी। में 18 होगा। अब इस यहाँ तक तो हमने कर दिया। इसके आगे का पार्ट हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर की चाहिए पड़ेंगी, ठीक है, जो आपने वहां भी नहीं पढ़ी हैं, मुझे वो बताना है। उसके बाद हम आगे की पीरियोडिक टेबल आपको बताएंगे। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का स्टार्ट करता हूँ।
हो गया? सर थोड़ा ऊपर 1 मिनट के लिए स्क्रॉल करें। देखिए सर तो फिर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का कोई ड्रॉबैक नहीं था? हमारे सब, मेरी बात सुनो, आपको किसी भी चीज का ड्रॉबैक समझना है ना, तो आप अपनी करंट पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर कर लो। पहले तो हम फिर आपसे वही बात पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल हमें चाहिए क्यों थी? क्यों चाहिए थी? ताकि हम प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन में कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है? हो गया कॉपी? Yes, sir. जो बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिएगा। वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो। अफबाउ प्रिंसिपल, पहले तो किसी को पता है अफबाउ क्या है? इन जनरल इस तरीके के कोई प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है, नाम जो इनिशियल होता है वो किसी न किसी साइंटिस्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर अफबाउ बिल्कुल भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो। अफबाउ का मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। ठीक है, तो पहले तो ये बात समझना बहुत जरूरी था। राइट, आपने सबशेल्स के बारे में पढ़ लिया? हाँ सर। कितने हाँ। सबशेल्स होते हैं? 4 और कौन कौन से? SPDF। एसपीडीएफ। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। लो टू हाई हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने का बेसिक ऑर्डर जो हमको मिला है वो अबाउ से मिला। अब ये एनर्जी किस तरीके से होगी? तो एनर्जी कैलकुलेशन आपने क्वांटम नंबर अभी अभी पढ़ा है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, एनर्जी जो भी होती है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l होती है। n+l समझते हैं हम लोग? यस सर। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसेल्स आपने बोला कि आपको पता है, S, P, D और F। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एक, पता है कि नहीं पता? हाँ सर। P में 3, और डी में 5, 5, एफ में 7। तो 12+1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये 7। अब अगर हम आपसे पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं,
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो इसके मैक्सिमम कितने होंगे? इसके 2 होंगे इसके। फोर्टीन। थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसलिए ऐसा हुआ है, 2 मिनट रुकेगा। ठीक है, तो ये जो साइड में बताया वो साइड इंफॉर्मेशन थी, उसकी जरूरत हमें आगे पड़ती है। अब इन्होंने बोला फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ एनर्जी। तो उससे पहले आपको पता है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है। आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे लिथियम का अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं? 2 1 2 1। यही लिखते थे। अब हम आपको मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, जिससे लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं यहाँ जो चीज करने जा रहा हूँ प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल। ठीक है, देखिए ये 1s से स्टार्ट किया, नीचे तक जा सकते हैं हम, लेकिन नहीं जा रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है ज्यादा की। 2 के पैरेलल आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 2p, 3p, 4p, फिर एक छोड़ देंगे, 3 के पैरेलल आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे 3d, 4d, ये सब नीचे तक जाएगा। इसके बाद जो करने जा रहे हैं, ये हम ऐसे कट करते हैं और यहाँ से हम ऐसे ब्लैंक जाते हैं, फिर वापस आते हैं और 2s को कट करते हैं। ठीक है, फिर हम ब्लैंक जाते हैं और आते समय हम 2p को कट करते हुए 3s को कट करते हैं, फिर हम यहाँ से ब्लैंक जाते हैं और फिर हम 3p को कट करते हैं, 4s पे आते हैं, फिर हम 4s को कट करते हैं, सॉरी, हाँ 4s को कट करने के बाद ब्लैंक जाते हैं, फिर हम 3d पर आते हैं 4p को कट करते हुए। ये 3d को हमने कट किया यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर अगर हमारे पास 5s हमने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ उसको भी। उसे हम कट करते हैं और फिर हम ब्लैंक जाते हैं और कट करते हैं, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड चलता रहेगा। ये आपको एक सीक्वेंस बता रहा है, जिस सीक्वेंस का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। क्योंकि इतना मैंने बना दिया है तो इतना आपको कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका एप्लीकेशन समझा पाएंगे। प्लीज पहले इसे कॉपी कर लीजिए आप।
डन। यस सर। हाँ। चलिए अभी जरा ध्यान से समझिएगा आगे का कि एप्लीकेशन पर आने जा रहे हैं। एक और भी चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसी एक चीज यूज होती है। देखिए क्या मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का। इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब क्या है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हाफ फील्ड कितना हो गया NS1 और फुल फील्ड कितना हो गया NS2। इस तरह पी में मैक्सिमम 6 आते हैं तो हाफ फील्ड NP3, फुल फील्ड NP6। डी में 10 आते हैं तो फुल फील्ड और 5 हाफ फील्ड। एफ में 14 आते हैं तो हाफ फील्ड 7 और फुल फील्ड 14। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है। अब मैं आता हूं एप्लीकेशन पे कि इन सब चीजों को जो हमने पढ़ा है उनका क्या काम है। ध्यान से देखिएगा, एक मैं करूंगा फिर आप लोग करने वाले हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 3। एनर्जी ऑर्डर जो भी हमने बनाया, प्लीज वो टेबल को जरा आप ओपन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। टेबल स्टार्ट कहां से हो रही है? क्यों गाइस? हाइड्रोजन। हाँ, टेबल स्टार्ट कहां से हो रही है? यार आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो? हाइड्रोजन। अरे पागल हो गए हो क्या? ये टेबल है, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? 1s से। कहां से स्टार्ट हो रही है? 1। हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है भाई? दिख रहा है? 1s के बाद क्या आएगा? सर स्क्रीन स्टक है शायद, हम लोगों को सिर्फ वो लिथियम दिख रहा है। अच्छा एक ही मिनट दो मुझे। सर स्क्रीन शेयर अब बंद हो गया। इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। आप लोग अपनी नोटबुक में टेबल खोल लीजिए जरा। 1s आपको दिख रहा है? 1s के बाद एरो घूम करके किधर आ रहा है? 2s। 2s के बाद किधर आ रहा है? 2p। 2p। 2p आ रहा है। 2p के बाद कहाँ आ रहा है? 3s। 3s। 3s के बाद 3p। 3p।
ठीक है, ये हमको समझ में आ गया सीक्वेंस क्या है। अब इस सीक्वेंस में हमको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ठीक है, मैंने Li लिखा था, मैं वापस Li पे जा रहा हूँ, अपनी टेबल को आप ओपन रखिएगा। तो सबसे पहले 1s आएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं? 2 होते हैं, समझा भाई? हाँ सर। अब 1s के बाद 2s आता है। लिथियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। 2 आपने यहाँ फिल कर दिए, कितने बचे? 1। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मैं अब थोड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, आप बस टेबल को फॉलो करिएगा, क्योंकि अभी तो आपको रेफर ही करना है जब तक याद नहीं होता। सपोज कर लेते हैं हमें नियॉन का लिखना है। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। स्टार्ट फ्रॉम 1s2। 1s के बाद क्या आएगा? बोलिए भाई। 2s 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। किसको 8 दिख रहे हैं भाई? 2s2। 2s के बाद क्या आएगा? 2p 2p। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है? 6। 6। तो 2p 6, ये हो गया इसका। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, मैं एक और लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन का। बताइए, स्टार्ट फ्रॉम 1s2। इसके बाद क्या आएगा? 1s के बाद 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 थे, तो 2 इसमें आ गए। 2s के बाद क्या आएगा? 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी हमारे पास बचे हुए? 3। तो 2p में कितना हो जाएगा? 3। समझा? यस सर। तो अब मैं एलिमेंट्स देने जा रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आप काम शुरू कर दीजिए। एटॉमिक नंबर्स मैं लिख रहा हूँ आगे उनके। अब जरा एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, बाद में स्टार्ट करिएगा। लिथियम में हमने लिखा है 1s2 2s1, दिख रहा है आपको? ठीक। Yes, इस sir. नियॉन में आइए, 1 वाला ये है, ये दोनों आखिरी वाले कैसे हैं? 2 के। ये नाइट्रोजन में आइए, ये 1 का, ये 2। समझ में आ रहा है? आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा है? सुना है कि नहीं सुना 10th में? हाँ सर। हाँ क्या सर होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। समझे? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1। नियॉन में कितने दिख रहे हैं? 6। आंखें खोल के देखो भाई। 6 + 2 8। 8 है। नाइट्रोजन में कितने दिख रहे हैं? ये रेड लाइन हमने मार्क की है ना, 5 दोनों 5। तो इसी आपको अब करना क्या है, पहले सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, फिर आउटर मोस्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको मुझे चैट बॉक्स में डालना है। समझ में आ रहा है? आपका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, और सबसे चाहिए। समझ आ रहा है? मैंने हाई शेयर किया हुआ है, ठीक है, उस पर ही आपको भेजना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन मुझे मैसेज करिए एलिमेंट के नाम के साथ, जल्दी। सर आप स्क्रॉल अप कर सकते हो 2 मिनट क्या के हुआ, लिए? कुछ रह गया क्या? हाँ सर, एक लाइन रह गया। लिखो। कहाँ पर? ये स्टेबिलिटी? हाँ यस सर। लिखो। बाकी के लोग स्टार्ट करिए।
यस सर हो गया। स्टार्ट करिए। अनिरुद्ध ऐसे 1 नहीं लिखना है, एस में है कि पी में है वो लिखना है, जैसे 2s1 3s1 4s1 ऐसा लिखना है। ओके सर।
सर ये एक ही प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए? क्या बोल रहे हैं? सर ये एक ही प्रिंसिपल यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए? बस 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 एक ही होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये नॉर्मल वाले कर लें हम लोग। ओके सर। गाइस मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। ध्यान से जरा सब लोग देख लीजिए, किसी का गड़बड़ तो नहीं हुआ है।
सर तो जो लास्ट है उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, मींस अप टू द लिमिट। कितने भी नहीं, अपर लिमिट इज फिक्स। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। उससे ज्यादा कैसे कर सकते हो? पी में 6 से ज्यादा थोड़ी ना हो सकते हैं, और डी में 10 से ज्यादा। नहीं सर, मींस वो आपने बोला था ना कि फुल होना चाहिए, वो नहीं तो अलग हाफ चीज होना है। चाहिए, वो लास्ट में वो बेटा, वो कंपल्सरी। अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो अभी सीखना बाकी है। वो अभी नहीं, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपको उसे मत सोचिए। आप तो सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, वो पॉइंट अभी आया ही नहीं। हमने आपसे कहा क्या किसी को स्टेबिलिटी दिखाओ आप? ये करिए। बाद में मैं इन सब चीजों का आपको शॉर्टकट्स बता दूंगा, इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, पर पहले बेसिक कंसेप्ट तो आना चाहिए ना हमको। सर आपका स्क्रीन शेयर। जस्ट एफी का आया भाई? हो गया? हाँ सर। मैसेज नहीं किया किसी ने अभी तक? सर वो किया पहले वाले। अच्छा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। यही आया है? Yes, sir. वेरी गुड। स्कैंडियम का ये सब कुछ सेम रहेगा, आखिरी में 4s2, 3d1 आएगा। इज इट? यस सर। Yes. जिंक का पूरा सेम रहेगा, लास्ट में 4s2, 3d10 आएगा। ठीक। अभी जरा कॉपर और ये क्रोमियम 24 है, इनको भी कर दीजिए।
सर क्रोमियम का क्या एटॉमिक नंबर? 24। ओके सर। चलिए मैं करता हूँ कॉपर का, ध्यान से देखिए जरा। आपने लिखा होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको 3D9 4:2 यही आया होगा, या 4:3D9 जैसे भी आपने लिखा हो। क्यों गाइस? Yes, sir. ये आया है। अब कैसा होता है, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से जवाब दीजिएगा। आपके हिसाब से कॉपर रिएक्ट या स्टेबल है? बोलिए जरा। सर रिएक्टिव। कॉपर रिएक्टिव है? अगर कॉपर रिएक्टिव है तो आपके घर में कॉपर की वायरिंग होती है। आप मुझे जरा सोच करके जवाब दे दीजिए कि जो वायरिंग हुई है उसका कॉपर क्या कभी कंज्यूम हुआ है? कॉपर के यूटेंसिल्स यूज होते हैं, कभी कंज्यूम हुए हैं वो? नहीं सर। कभी भी नहीं। तो इसका मतलब कॉपर तो स्टेबल होता है, यही तो मतलब हुआ ना। रिएक्टिव नहीं है तो स्टेबल होगा। बट अब जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 3D9 दिखा रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कॉपर को स्टेबल होना चाहिए या रिएक्टिव होना चाहिए? रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है हमको, वो राइट हुई कि रॉन्ग हुई? बोलिए, इंफॉर्मेशन राइट हुई कि रॉन्ग हुई? रॉन्ग। रॉन्ग हुई। तो ऐसे केस में जहां पर ये इंफॉर्मेशन हमें रॉन्ग देता है, हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एस का शिफ्ट कर देते हैं डी में। नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन बिकम 4s1 3d10। अब आप बताइए, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन? स्टेबल है। तो यस, दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। और हम कहते हैं कि कॉपर की इंफॉर्मेशन आफबाउ से जो आती है वो गलत आती है, तो एक्सेप्शन ऑफ आफबाउ हो गया। इज इट? बात समझ आई कि नहीं? हाँ। अब क्रोमियम के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोमियम भी स्टेबल होता है कॉपर की तरह, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, और दिस बिकम 4s1 3d5। समझा? तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उनकी हम आपको लिस्ट देंगे। जहां पर आफबाउ नहीं लगता वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आफबाउ से उनका कॉन्फ़िगरेशन बराबर नहीं आता है। कब कब बराबर नहीं आएगा? जब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का फैक्टर मैच नहीं करेगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप, एक्सेप्शन ऑफ आफबाउ। ये दोनों एग्जाम्पल में करेक्शन लिख दीजिए, और ऐसे ही जैसे एरो बना के दिखाया ना मैंने, वैसे ही करिएगा। ठीक है, हम और भी एक्सेप्शंस हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर पे लिखाएंगे। ठीक है,
इज इट क्लियर गाइज? यस sir. और आपको लग रहा होगा ये सब हमने क्यों किया, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि इस तरीके से लिखने का बेनिफिट क्या है, और इतने बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको टेबल याद होना चाहिए, आप विदाउट टेबल भी कर सकते हैं, वो शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, रेस्ट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.